तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरी आहे तुझे ढूंढ रही है। डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही है। सामने आ जाए एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। दोनों जहां की भेंट चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी। अपने बदन को खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चली आई इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार हो। इतने जुगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी को कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार हो, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तेरी नजर की ओस पड़े तो मुझे प्यार
मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरे चाव में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सीताराम प्रसाद, पूर्व सैनिक, आप सभी कदमवा पंचायत वासियों सहित संपूर्ण भारतवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब लगातार मेरे फेसबुक प्रोग्राम से जुड़े हैं, इसलिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आग्रह करता हूं कि आप मेरा फेसबुक के साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल को भी इतना ही प्यार दीजिए। मैं यूट्यूब का लिंक हमेशा फेसबुक लाइव के बाद फेसबुक पे डालता हूँ। साथियों, पिछले दिनों एक पोस्ट पर भाई धर्मेंद्र यादव जी का कमेंट आया। मैं सहज स्वीकार किया और बोला, भाई आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबका अपना अपना बात कहने का और मन कर्म वचन से किसी का सपोर्ट करने का पूरा पूरा हक है। और आप ही क्यों, पूरा भारत के नागरिक स्वतंत्र है, क्योंकि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, जिसमें 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा को गठित करने में जो 1946 में संविधान सभा की गठन हुई थी, उसके अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा थे और अस्थायी तौर पर मानेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम सभापति थे, मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके साथ साथ निर्माती सभा का अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। इनके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी, श्री गोविंद बल्लभ पंत और सरोजिनी नायडू जैसे सरीखे नेता थे। मैं अपने संविधान की और लोगों के प्रति स्वतंत्रता की बात अपने संविधान के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतने सारे नेताओं ने अपने सोच से और बुद्धि से जब हमें स्वतंत्रता दी है, तो स्वतंत्रता को सुख भोगने का आप सब अधिकारी हैं। तो आप किसी के भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं, भाई धर्मेंद्र जी को बधाई देते हैं कि इतना आप राजनीति सोच रखते हैं और अपना हित सोचते हैं, मगर एक सलाह देना चाहता हूं कि अच्छा होता कि अपना हित से ज्यादा आप उस व्यक्ति का चुनाव करते जिसके पास पूरे समाज का समान रूप से हित करने का सोच और साचा दोनों तैयार, ईमानदार हो। वो बात तो है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि दूरी नजदीकी रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और यदि ऐसा आपकी सोच है तो आप सूर्य भगवान की धूप का सेवन मत कीजिए, बारिश का पानी उपयोग मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों तो आपके गांव में नहीं रहते हैं। गांव तो दूर, गांव तो छोड़िए, पृथ्वी पर ना तो सूर्य भगवान रहते हैं और ना तो जहां से बारिश की पानी आती है वो रहते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, व्यवहारिकता में ऐसा
संभव नहीं है। इसलिए आपको सलाह है कि दूर नजदीक का बात करके ऐसी विडंबना पैदा नहीं कीजिए। मैं अपने पंचायत का नौजवान बच्चों से आग्रह करूंगा कि खुद का सोचकर खुद गर्ज मत बनिए, खुद का सोचकर खुद गर्ज मत बनिए, समाज का सोचकर सामाजिक प्राणी बनिए। आप अपना समय को बर्बाद बहस में न करके सार्थक कार्य में अपनी ऊर्जा लगाइए। आज का विषय है बिहार की राजनीति की सरगर्मी। तो मैं अपने पंचायत के नौजवान एवं जो भी भटके हुए साथी से आग्रह करूंगा कि अपने राज्य में अभी तक महत्वपूर्ण संकट से गुजर रही है। एक तो कोरोना संकट एवं किसान का आंदोलन जो चल रहा है वो समस्या है। बिहार का नवगठित सरकार जो कितने दिन शपथ ग्रहण के बाद भी अभी पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, सरकार सुचारू रूप से चलना शुरू नहीं हुआ। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटना है श्री लालू प्रसाद यादव जी का स्वास्थ्य। धर्मेंद्र जी, आप नौजवान सबको मालूम होना चाहिए कि श्री लालू प्रसाद यादव जी का किडनी मात्र 25% काम कर रहा है। मैं किसी दल और किसी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि लालू यादव जी एक सम्मानित और बिहार के धरोहर हैं, जिनका नाम पूरे विश्व में है। तो ऐसे धरोहर को हम दुखी दे करके खुद दुखी हैं। इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग मिल करके भगवान से उनके स्वास्थ्य के लिए दुआ कीजिए, कामना कीजिए, जप कीजिए, हवन कीजिए, इसमें समय लगाइए। कोरोना संकट से उत्पन्न गंभीर स्थिति से बेरोजगारी हुए गरीब महिला छात्र को पंचायत के अंदर ही रोजगार की व्यवस्था हो, कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है? जो बोल रहा है उसके बातों को और वादों में दम है क्या, इस पर समय और दिमाग लगाइए और वो चीज पर ध्यान लगाइए जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सर्वदा के लिए हो। किसी व्यक्ति, गिनती के व्यक्ति को लाभ हो या एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए लाभ हो, इस पे ज्यादा वक्त बर्बाद मत कीजिए। बेहतर है कि जीत हार, जाति पाति, दूरी नजदीकी के भेदभाव किए बिना समाज हित साधने वालों का साथ दीजिए। मैं ये नहीं कह सकता और नहीं तो आपको कहना चाहता हूँ कि आप मेरा साथ दीजिए, मेरे भाई का साथ दीजिए, आप मत दीजिए। आप उनको साथ दीजिए जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे, आपके समाज का भलाई करे, जिससे समाज का भलाई करने का जज्बा हो, सच्चा हो। जीतने हारने की बात तो दूर, वो पहले आपसे आपके भलाई की बात करें। दूर रह करके भी मैं बार बार बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसी समस्या आ ही गई है कि मुझे बताना पड़ता है और बताना चाहिए ताकि लोगों को भी जानकारी मिले। मैं लगभग 12 साल से या 15 साल से मुंबई में हूँ और मेरे एरिया के जितने भी लड़के, एरिया मतलब रजवाड़ा, मधुबनी, भेलवा, भटिनिया नहीं बोल रहा हूँ, लगभग पूरे घोड़ासान प्रखंड और ढाका प्रखंड के जब भी लड़के काम करने जो मुंबई में आते हैं और उनको कुछ कष्ट होता है तो किसी न किसी माध्यम से वो मुझे फोन करते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्टर पैसा रख लिया, कोई धमका रहा है या किसी प्रकार का। मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं अभी भी बताना चाह रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं नौसेना में कार्यरत था इसलिए जहां भी जाता हूं तो वहां सम्मान मिलता है और जिस बात को बोलता हूं तो लोग मान जाते हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी लोग भी बड़े समझदार हैं और वो बात मान जाते हैं और अपने क्षेत्र के लड़कों का जो भी भला होना होता है हो जाता है, पैसा लेन देन जो होता है वो हम करा देते हैं। तो ये तो दूसरी बात हुई। आगे बात है कि जो कभी
टाटा कैंसर में हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं, वो लोग भी संपर्क करते हैं, तो उनका भी मैं जितना हो सकता है सहयोग करता हूं। और उसके अलावा केवल ढाका और घोड़ासान प्रखंड नहीं, मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूं कि मेरी उतनी औकात नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है, उतनी धन संपदा नहीं है कि मैं पूरे बिहार के लड़का यदि एग्जाम देने आए तो उनका व्यवस्था कर सकूं। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे राज्य के लोग और छात्र बड़े ही स्वावलंबी विचार के हैं, तो मैं पूरे आग्रह करूंगा, तब पर भी वो मेरा सेवा नहीं लेंगे। लेकिन चूंकि मैं पूरा वाइड अपना अवसर रखता हूं कि यदि बिहार से आने वाला कोई भी छात्र या छात्रा मुंबई में एग्जाम के लिए आता है तो उसका मैं व्यवस्था करूंगा। अरे 40-50 साल का तो मैं कर ही सकता हूँ, और उससे ज्यादा कभी होता ही नहीं है। 5, 10, 2, 4, 3 ऐसा होते हैं। क्यों? क्योंकि सबको समस्या नहीं है। मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में बिहार और उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग हैं, और किसी न किसी का उनसे जान पहचान आता है, तो मेरे तक आने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन होता है कि जब भी जरूरत पड़ती है तो फोन करते हैं, और मैं उनके लिए खड़ा होता हूं। और ऐसा मैं आज मेरा भाई चुनाव लड़ने जा रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा 5 साल से फेसबुक पोस्ट देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, और नहीं तो किसी पक्ष विपक्ष की निंदा और प्रशंसा करता हूं। जो देश के हित और गांव समाज की बात होती है और जो उस कार्य को करता है उसका प्रशंसा करता हूं, चाहे वो किसी दल से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो। आज एक जानकारी देते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है, और आपको भी सुनकर गर्व महसूस होगा, और आप भी सोचेंगे कि मैं उस जगह पे जाऊं। बिहार में एक राजगीर तीर्थ स्थल के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ पे ग्लास का ब्रिज बना है। ग्लास मतलब शीशे का ब्रिज है। जिस ब्रिज पर आप चलेंगे तो नीचे की पूरी धरती आपको दिखाई देगी, और ये काफी ऊंचाई पर है। ऐसा ब्रिज पूरे विश्व में केवल चाइना के पास है, जो 2 पहाड़ों को जोड़ती है। उस पर चलने में बहुत डर लगता है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है। और वैसा ब्रिज अभी अपने बिहार के राजगीर में है, तो ये पूरे बिहार वासी के लिए गर्व की बात है। साथियों, नवगठित सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो दल बिहार को लीड कर रहा है वो तीसरी नंबर की पार्टी है, और जो विपक्ष में आरजेडी है वो नंबर 1 की पार्टी है। और दूसरे नंबर की पार्टी जो तीसरे नंबर की पार्टी को हाथ में सत्ता सौंप दी है, परंतु रिमोट अपने पास रखना चाहती है। तीसरी नंबर की जो पार्टी है उनके मुखिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, और वो अपनी कुनबा को लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं। कभी उपेंद्र कुशवाहा के पास जा रहे हैं, कभी अपने पुराना साथी नरेंद्र सिंह के पास जा रहे हैं, कभी असदुद्दीन ओवैसी के जो विधायक जीते हुए उनसे संपर्क कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक को तोड़ने में लगे हैं। ऐसा मतलब सब में भगदड़ मची हुई है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। विपक्ष की धार अनुभवहीन नेता के कारण, क्योंकि अनुभवी जो नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं वो बीमारी के कारण, किडनी के बीमारी के कारण उपलब्ध नहीं है। और यदि बिहार की राजनीति की यही सरगर्मी है, और यही कारण है कि शपथ ग्रहण के
इतने दिनों बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल का पूर्ण रूप से गठन नहीं हो पा रहा है और सरकार कब तक मकर संक्रांति का बहाना बनाकर कितने दिन चलेगा और मकर संक्रांति के कितने दिनों बाद संपूर्ण रूप से मंत्रिमंडल का गठन होता है और सरकार बिहार के विकास कार्य को लेकर के अपना कार्य शुरू करती है। तो यही सरगर्मी है कि त्रिशंकु विधानसभा है, इसके चलते बिहार का विकास अभी रुका हुआ है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है, पार्टी में आपसी खींचतान है, कभी लग रहा है कि आरजेडी पुनः आ जाएगी, कभी लग रहा है नीतीश जी इस्तीफा देंगे। ये सब हलचल है बिहार की सरगर्मी, राजनीति की सरगर्मी। दोस्तों, आज हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी बात करते हैं। एक तरफ अर्मीनिया और अजरबैजान का युद्ध चल रहा है। दोस्तों, आज के समय में लगभग जो एक माह से युद्ध चल रहा है, इसमें लगभग 60,000 नागरिकों की मौत हो चुकी है। जानने वाली बात है कि अर्मेनिया एक ईसाई बहुल आबादी वाला देश है, वहीं अजरबैजान मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है और जमीन के एक छोटा सा टुकड़ा नगानो कराबाख के लिए लोग लड़ रहे हैं और इसमें अभी तक तो बताया कि 60,000 लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं और युद्ध के सारी जो नियम है उसको ताक पर रखकर युद्ध लड़ा जा रहा है, क्योंकि युद्ध में रिहायशी इलाकों में आक्रमण करने की, मिसाइल दागने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन इस सब को ताक पर रखते हुए अर्मेनिया भी मिसाइल हमला करती है रिहायशी इलाकों पर और जान माल की भारी क्षति पहुंचाती है। तो दूसरे तरफ अजरबैजान जो इजराइल से मिसाइल लिए हुआ है, वो अर्मेनिया पर हमला कर रहा है और दोनों का आपसी लड़ाई 5 दिन से 7 दिन तक चलने वाला था। लेकिन दोनों के पीछे कोई ना कोई देश लगा है। कोई ना कोई का मतलब टर्की का जो राष्ट्रपति है अर्दोगान, वो अजरबैजान को उकसा रहा है, तो रसिया अपना हथियार बेचने के लिए अर्मेनिया के पीछे खड़ा है, लड़ नहीं रहा है, लड़ा रहा है। और जैसा कि बताया कि अभी तक लगभग 60,000 नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें 45,000 के करीब में अर्मेनिया मुल्क के निवासी की निर्मम हत्या हुई है और लगभग 15,000 के लगभग में अजरबैजान का नागरिक और सेना सहित की शहादत हो जाए, मृत्यु हो जाए। दूसरे तरफ अभी जो विश्व स्तर पर टेंशन चल रहा है, उसमें प्रमुख है चीन और भारत, जो लगभग 2.5-3 महीना से मई के महीना से ही दोनों देश के बीच में तनाव चल रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है, चीन और ताइवान के बीच में चल रहा है, चीन और जापान के बीच में, अमेरिका और चीन दोनों के बीच में, अमेरिका और रसिया इन दोनों के बीच में, अमेरिका ईरान के बीच में, तुर्की इजराइल, ईरान इजराइल और तुर्की ग्रीस के बीच में खनिज और तेल संपदा समुद्र से निकालने के लिए, और आए दिन ग्रीस और तुर्की के बीच में तानातानी चल रहा है, जो विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है, पाक जो अपने ऊपर दो सर्जिकल स्ट्राइक को आज तक नकारता रहा है, लेकिन अब पाकिस्तानी चैनल पर जब भी समाचार देखेंगे, हो सकता है कि आप लोग के पास समाचार देखने का सुविधा ना हो, तो आप YouTube चैनल पर जाकर के देखिए, तो हर एंकर और राजनेता ये चर्चा करते हुए मिल जाते हैं कि भारत पुनः पिछली तरह की भांति इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है और पूरे पाकिस्तान में इसकी दहशत है। भाई यदि 2 स्ट्राइक का मानते ही नहीं हो कि हुआ है, तो फिर तीसरा कैसे आप सोच रहे हो, उसका एग्जाम्पल कैसे दे रहे हो? इसका मतलब यह है कि हमारा जो 2 सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, एक आर्मी के द्वारा और एक एयरफोर्स के द्वारा, वो दबे जुबान से ही पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है। हालांकि हमारा देश अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पे चलता है, लेकिन जब कोई उकसावे की राजनीति और धमकाने की राजनीति और इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो मेरा देश भारत 1965 में चाइना के साथ और 62 में चाइना के साथ, 65 में और 71 में पाकिस्तान के साथ, और हाल फिलहाल में 2020 में चाइना को गलवान घाटी में मुंहतोड़ जवाब दिया। और आज का जो विषय था फेसबुक लाइव का, मैं आज यहीं पे खत्म करता हूँ और अगले रविवार तक आप सभी साथियों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।